Hello everyone. From in this series, we are going to start India's Ancient Past, a book by R.S. शर्मा. ये सीरीज़ जो न्यू कमर्स है उनके लिए भी और जो रिवाइज करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें हम इस बुक के हर एक चैप्टर को, हर एक पॉइंट को थोड़ी डिस्कस करने वाले हैं और इन द मिनिमम टाइम, सो डैट आपका टाइम भी बचे और आप अच्छे से रिविजन भी कर सकें. सो फर्स्ट चैप्टर इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री. इसमें बताया गया है कि जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का क्या सिग्निफिकेंस है. इसमें बताया जाता है कि जो एंशियंट हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि कैसे लोग रहते थे, हाउ व्हेन एंड वेयर पीपल डेवलप एंड अर्लिएस्ट कल्चर्स इन इंडिया, कैसे वो अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल करते थे, मेड अरेंजमेंट्स फॉर द फूड एंड शेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड हाउ दे क्रिएटेड द मीन्स ऑफ लिवलीहुड, हाउ दे टुक टू फार्मिंग, स्पिनिंग एंड मेटल वर्किंग. इसमें बताया गया कि जो लिख नहीं सकते थे उन्हें हम जनरली सिविलाइज नहीं मानते थे. बताया गया कि कैसे जो हमारी आज की जो हम लैंग्वेजेस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उनके रूट्स भी हमें एंशियंट हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं. उसके बाद यूनिटी इन डाइवर्सिटी में इन्होंने बताया कि जो इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री है वो भी इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि वेरियस रेसेस एंड ट्राइब्स आकर रहने लगी, जैसे प्री आर्यंस, इंडो आर्यंस, ग्रीक्स, खीथियंस, हुनास, टर्क्स, ये अलग अलग आके रहने लगी. तो इनका कल्चर, इनके जो हमारे इंडियन की जो कल्चर एवोल्यूशन हुई उसके डेवलपमेंट में इनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है. उसके बाद हम देखते हैं कि जो इंडिया का कल्चर है उसमें हमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर तरीके के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं. जो आर्यन एलिमेंट्स वर इक्वेटेड विद, जो आर्यन एलिमेंट्स हैं उन्हें हम वैदिक और पुराने कल्चर से इक्वेट करते हैं. वहीं जो मुंडा, द्रविडियन और नॉन संस्कृत टर्म्स है उनसे हमें पेनिसुलर इंडिया और जो नॉन वैदिक इंडिया है उसके बारे में एक सिमिलर आइडिया पता चल जाता है. वहीं जो पाली और संस्कृत टर्म्स है उनसे हम गेंजेटिक प्लेन का आइडिया लगाते हैं. तमिल जो टेक्स्ट है उन्हें हम संगम लिटरेचर बोलते हैं. उसके बाद हम देखते हैं कि जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ प्री आर्यन ट्राइब्स रहते थे, वो मुंडा और कोलिडियन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे. हम देखते हैं कि जो द्रविडियन की कुछ टर्म्स हैं उनका इस्तेमाल हम इंडो आर्यन लैंग्वेजेस में देखते हैं. इससे पता चलता है कि डाइवर्सिटी होते हुए भी यूनिटी थी. उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो अलग अलग रिलीजन्स थे उसके अंदर, जैसे हिंदुज़म, जैनिज़्म, ब्राह्मणिज्म, हर एक के अलग अलग लैंग्वेजेस थी. डिफरेंट रिलीजन को वो प्रैक्टिस करते थे, अलग सोशल कस्टम्स थे, लेकिन एंशियंट्स थे वो स्ट्रोव फॉर यूनिटी थे, दे स्ट्रोव फॉर द यूनिटी. हम देखते थे कि जो स्टेट्स वगैरह थे, जो टेरिटोरियल यूनिट्स थी वो ट्राइब्स के नेम के ऊपर रखी जाती थी, उन्हें जनपद्स बोलते थे. और जो इंडिया की कंट्री का नाम उन्हें हम आर्यवर्त बोलते हैं. वो आर्यन जो थे वो डोमिनेट करते थे उस टाइम पर नॉर्दर्न इंडिया में थे, इसलिए इंडिया का नाम आर्यवर्त रखा गया. इंडिया के अलग अलग नाम भी थे, जैसे भारतवर्ष, भारत का एक सेंस ट्राइब और फैमिली से है जो महाभारत में यूज़ की गई थी, लेकिन जो भारतवर्ष नाम है वो पोस्ट गुप्ता टाइम पर संस्कृत टेक्स्ट से लिया गया था. उसके बाद हम देखते हैं कि जो ईरानियन इंस्क्रिप्शंस हैं वहाँ पर भी हिंदू टर्म का ओरिजिन देखने को मिला है, वो एक संस्कृत टर्म सिंधु से ओरिजिनेट होता था. उसके बाद हम जो हिंदू टर्म यूज़ हुआ, हिंद टर्म यूज़ हुआ, उसका सिग्निफिकेंस किसी रिलीजन या कम्युनिटी से नहीं था, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस टेरिटोरियल यूनिट से हमें देखने को मिलता है. हम देखते थे कि जो फिलोसफर्स या एंशियंट फिलोसफर राइटर्स वगैरह थे वो इंडिया को एक कॉमन टेरिटोरियल यूनिट के तरीके से देखते थे, और जो राजा हिमालय से लेकर के कोमरन तक हर तरीके से अपना एम्पायर एस्टेब्लिश कर लेता था उसे हम चक्रवर्ती राजास बोलते थे. और दो चक्रवर्ती राजास हमें देखने को मिले, जैसे अशोका और समुद्रगुप्त. अशोका ने अपना एम्पायर जो वो होल इंडिया में एस्टेब्लिश किया, वहीं जो समुद्रगुप्त थे कैरिड हिज विक्टोरियस आर्म्स फ्रॉम द गंगा टू द बॉर्डर्स ऑफ द तमिलनाड. हम देखते हैं कि जो उसमें पुलकेशिन के बारे में बताया गया है. पुलकेशिन वो थे जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था. हर्षवर्धन जो अपने आप को नॉर्थ इंडिया का राजा समझते थे. और हमें देखने को मिलता है कि जो क्लियर इंडिया कंस्टिट्यूट वन जोग्राफिकल यूनिट परसिस्ट इन द माइंड्स ऑफ द कंक्रूरर्स एंड द कल्चरल लीडर्स दे. और हम देखते हैं कि दे नेम द एंटायर कंट्री आफ्टर द रिवर. द वर्ड हिंदू एंड हिंदू इज डेराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत टर्म सिंधु, जो हमने पहले बताया. और इंडिया केम टू नो एंड और कंटिन्यूड एफर्ट्स भी देखने को मिले कि जो इंडिया की कल्चरल यूनिटी और लिंग्विस्टिक यूनिटी है उसके बारे में, उससे एस्टेब्लिश करने के बारे में, जैसे अशोका इंस्क्रिप्शन वर इंस्क्राइब्ड इन द प्राकृत लैंग्वेज मेनली इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट. और उसके बाद हम देखते हैं कि जो रामायण और महाभारत है वो उसी झील के साथ तमिलनाडु में भी पढ़ी जाती थी जैसे वो नॉर्दर्न इंडिया में पढ़ी जाती थी. हम देखते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में हमें कास्ट सिस्टम, सोशल रिफॉर्म्स, अलग अलग तरीके की चीज़ें, सोशल सिस्टम देखने को मिलता था. देखते थे कि जो क्रिश्चियन और मुस्लिम्स हैं उनमें भी कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट था. उसके बाद रिलेवेंस ऑफ द पास्ट टू द प्रेजेंट, इसमें बताया गया कि कैसे जो हमारा पास्ट है वो हमारे प्रेजेंट के लिए इंपॉर्टेंट है. हम देखते थे कि कुछ ऐसे हिस्टोरियंस वगैरह हैं जो हमारे जो पास्ट की ग्लोरी को देख के उसे रिस्टोर करना चाहते थे, लेकिन हमें लेकिन हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि जो एंशियंट इंडिया उसमें हमें कुछ ग्रोस सोशल इंजस्टिस भी देखने को मिलती. लॉ डिसऑर्डर्स थे, वुमेन्स के प्रति इंडिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था. और हम देखते थे कि लॉ और सोशल कस्टम डिस्क्रिमिनेटिव था. और देखते थे कि इनइक्वालिटीज़ थी, हम जिसकी वजह से जो इंडिया है वो काफ़ी पीछे चला गया.
और इससे हमें पता चलता है कि कैसे इंडिया और एंशियंट टाइम्स में परसिस्टेंस और जो ओल्ड सोशल नॉर्म्स, वैल्यू, कस्टम्स वगैरह थी, वो इंडिया के जो माइंड्स थे, जो लोगों का माइंड था, उनके अंदर कैसे वो बस चुकी थी, वो जो और उसकी वजह से जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी कंट्री की, वो भी नहीं हो पाई। जो कास्ट सिस्टम था सेक्रेटेरियन हिंडर द डेमोक्रेटिक इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया। कास्ट बैरियर्स प्रीजुडिस डू नॉट अलाउ इवन अनएजुकेटेड इंडिविजुअल्स टू अप्रिशिएट द डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर एंड हैम्पर आवर यूनिफिकेशन फॉर आवर कॉमन कोज। इससे हमें पता चलता है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि आज जो हमारे कल्चर, जो हमारे इंडिया के अंदर हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, जैसे वुमेन डिस्क्रिमिनेशन, ये जो अलग अलग रिलीजन सेक्टेरियन वगैरह के मतलब जो भी प्रॉब्लम है, उनका जो ओरिजिन है, डेवलपमेंट है, कोज है, वो हम एंशियंट इंडियन की जो हिस्ट्री है उससे हम ट्रेस कर सकते हैं। थैंक यू। उसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम अगली यूनिट पे कवर करेंगे, ऑल्सो इन द मिनिमम टाइम। थैंक यू।